Hello everyone. Once again welcome back to Kaveri Kasuria classes and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss next topic, that is characteristics of और qualities of manager. एक अच्छे मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो है उसे अच्छे से देखा होगा, टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा. जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर देखिए, उसमें मीनिंग अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आपके लिए ये सेकंड लेक्चर जो है बेनिफिशियल रहेगा. तो चलिए देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ मैनेजर. मैनेजर इज़ अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू स्ट्रेंथन, कोऑर्डिनेट, मोटिवेट एंड गाइड all the personnel working under him so as to make sure they attain the organizational goal in the most efficient and possible manner. मैनेजर एक पर्सन है. मैनेजर कौन है? जो मैनेज कर रहा है तो उसे मैनेजर कहेंगे. एक ऐसा पर्सन जो मैनेज कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है चीज़ों को, मोटिवेट भी करेगा और गाइड भी करेगा सभी वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं वहाँ, पर्सनल वर्किंग अंडर हिम एज टू मेक श्योर अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी होती है कि गुड एजुकेशन वो गेन करे एंड टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रहे, ऑनेस्टी, पॉजिटिव थिंकिंग हो, कंट्रोल कर पाए चीज़ों को, सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए, मोटिवेशन, गाइड, लीडरशिप क्वालिटीज़, कोऑर्डिनेट करना, डिसीज़न लेना, ऑन द स्पॉट डिसीज़न मेकिंग उसकी रहे, इनोवेटिव हो, गुड एनालिसिस कर पाए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज कर पाए, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क टेकिंग. कुछ ये सिंपल है कुछ क्वालिटीज़ जो एक गुड मैनेजर के रिगार्डिंग जो है दी गई हैं. मेन मुद्दे पर आते हैं. मेन है आपका यहाँ से मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ से जब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो दो अलग अलग टर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेन फंक्शन होता है इसका डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना जो भी बनाया गया है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब सारी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बनाई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. जब एडमिनिस्ट्रेशन बना लेते हैं तब मैनेजमेंट जो है उसको क्या करता है, अप्लाई करता है. सेकेंड इज़ दे आर द ओनर्स और द प्रोप्राइटर्स ऑफ द कंपनी. ये ओनर होते हैं, प्रोप्राइटर्स होते हैं कंपनी के, और जो ये लोग होते हैं ये मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं. जो आपके ओनर्स होते हैं उनके पास कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स होते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये तीनों स्किल्स डिस्कस किए थे, टेक्निकल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल एंड ह्यूमन स्किल. तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके ओनर्स होते हैं उस कंपनी को संभालते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उनके पास कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स होती है, और जो एक्चुअल में उस काम को करते हैं उनके पास टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स, ये दोनों स्किल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज मेन फंक्शंस आर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ये दो काम करते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है. डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है ये दोनों काम आपके मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. लेवल्स की अगर बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मेनली कंप्राइजेस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. इसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, और जब मैनेजमेंट वर्ड बोला जाता है तो इसके अंदर मिडिल एंड लोअर लेवल जो है ये कैरी किए जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर परमानेंट इन नेचर. एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका परमानेंट नेचर का होता है, और जो मैनेजमेंट होता है ये चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, इसमें लोग आते भी रहेंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ पुराने चले जाएंगे, तो ये रहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में परमानेंट होता है. इनका ऑब्जेक्टिव है मेन प्रॉफिट अर्न करना और जो सेल है आपकी उसको इंक्रीज़ करना. ये लोग अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं और सेल को बढ़ाना चाहते हैं. और इनका एक्चुअल वर्क क्या होता है, इनको रेम्यूनरेशन चाहिए जो वो काम कर रहे हैं. दस दे डायरेक्ट देयर एफर्ट्स टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ गोल. इसीलिए वो अपने गोल्स को अचीव करने पर जो है एफर्ट्स लगाते हैं. दे डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये लोग पार्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैनेजर्स जो है ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस. ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, मतलब आपको प्लानिंग वगैरह करना है, कंट्रोलिंग भी करना है, तो आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना होगा. वाइल द मैनेजमेंट आर द डूइंग प्रोसेस. मतलब इसमें क्या है, एक्चुअल में आप काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है आर डूइंग प्रोसेस. अब रोल ऑफ मैनेजर की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहता है मैनेजर का. फर्स्ट
ये है आपका इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल के अंदर क्या आता है, फिगर हेड, ठीक है। ये इसके 3 है। अलग अलग कैटेगरीज जो दी गई है ना रोल्स की, तो आपको पर्टिकुलरली उनके नेम्स जो है वो याद रखने हैं कि कौन कौन से रोल्स जो है कौन से हेड में रखे गए हैं। इंटरपर्सनल रोल, इसके अंदर आपका फर्स्ट आएगा फिगर हेड, लीडर है एंड लेसन है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैनेजर परफॉर्म करता है सिंबॉलिक ड्यूटीज़ जो रिक्वायर हैं बाय द स्टेटस ऑफिस। ये मैनेजर परफॉर्म करेगा सिंबॉलिक ड्यूटीज़ रिक्वायर्ड बाय द स्टेटस ऑफिस। मेकिंग स्पीच बनाना है एंड बेस्टोइंग ऑनर्स, वेलकमिंग ऑफिशियल विजिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स, ये सब काम इसके अंदर करेगा, जैसे सेरेमनीज में सोशल ड्यूटीज़ वगैरह जो रहेंगी इसकी। एज अ लीडर इसका रिलेशन रहेगा किसके साथ, सुबॉर्डिनेट्स के साथ, उनको लीड करेगा। मैनेजर सेट करता है उनके लिए एग्जाम्पल सेट करेगा, उनको बताएगा पावर ऑफ सुबॉर्डिनेट्स एंड ब्रिंग्स देयर नीड्स इन अकॉर्ड विद दोज ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी ज़रूरतों को समझना और फिर उनको बताना उनके पास क्या क्या पावर्स है, ये सब। एंड लेजन इज डिस्क्राइब द मैनेजर का रिलेशनशिप विद हिज आउटसाइडर, गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ उसका किस तरीके का रिलेशन है, ये सारे रोल्स इसके अंदर डिसाइड किए गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखे गए हैं। इंफॉर्मेशन रोल्स, मॉनिटर करना एंड डिसेमिनेटर, स्पोकन मैन, ये रोल उसके रहेंगे। मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो उसके रोल रहते हैं, जिसके अंदर वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा एंड ऑब्टेन करेगा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब फिर उस इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट किया है उसको ट्रांसमिट करेगा, किसको देगा, जो बाहर से उसने कलेक्ट किया है और जहाँ उसने प्रोवाइड करवानी है उन लोगों को आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो मेन यहाँ पर होता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को प्रोवाइड करना। ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, पॉलिसीज, उसके एक्शंस बताना, ये सब चीज़ें वो एक्सप्लेन करता है। जैसे बोर्ड मीटिंग वगैरह हो गई, हैंडलिंग मेल हैंडल करना, ये सब काम करता है। डिसीजनल रोल में क्या रहेगा उसका, एंटरप्रेन्योर एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर्स में वो क्या करने वाला है, चेंजेस को अडॉप्ट कर लेगा, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं सुपरवाइज करता है। ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट करना प्रोजेक्ट्स में एज अपॉर्चुनिटी अराइजेज, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती हैं तो प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आना, स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करना, ये सब उसका काम है। करेक्टिव एक्शन लेगा जब ऑर्गेनाइजेशन जो है फेस करते हैं अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस। रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, ह्यूमन, मॉनेटरी एंड मटेरियल रिसोर्सेज जो है इनको हैंडल करना है। स्केड्यूल बनाएगा, रिक्वेस्ट जो है हैंडल करेगा। नेगोशिएटर के अंदर वो क्या करता है, बार्गेनिंग करना, नेगोशिएट करना विद द अदर्स, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए जब वो बार्गेनिंग करता है तो ये उसके कुछ फंक्शंस रहते हैं। मेनली इसके अंदर आपको क्या रखना है कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हेड में उसका कौन सा फंक्शन आता है, बाकी इससे ज़्यादा इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट एरा है आपका प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा जो है, यहाँ से फर्स्ट बात की गई है रॉबर्ट ऑन की, 1771 से लेकर 1858। ये क्या कहते हैं कि वर्कर शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग, वर्कर्स को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड ही हैज़ टेकन एफर्ट्स टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, और जहाँ पर वो लोग काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड रिड्यूस वर्किंग आवर्स, और जो काम करने के घंटे हैं, आवर्स, उनको थोड़ा कम किया जाए और उनको इंक्रीज़ किया जाए उनकी मिनिमम वेजेस को। उनको प्रोवाइड किया जाए मील्स टू एम्प्लॉय, मतलब जब वो काम कर रहे होते हैं जहाँ, तो जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं इस तरीके से, तो वहाँ पर उनको खाना भी दिया जाए। एलोकेट एजुकेशन प्रोविजंस, उनको कुछ एजुकेशन भी दी जाए। हाउसिंग एंड अदर लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था, इज़ द इफेक्टिव एंड गुड पर्सनल मैनेजमेंट वॉज असेंशियल एज अ पार्ट ऑफ मैनेजर्स जॉब। मैनेजर की जॉब सिर्फ इतनी नहीं है कि वो प्रॉफिट को अर्न करने के बारे में सोचे हर बार, तो जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं पर्सनल जो है, जो स्टाफ काम कर रहा है, उनके लिए भी जो है ये इस तरीके से फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन एंड ओवर एजुकेशन वगैरह। एंड सिंस इट पेज डिविडेंड टू द एम्प्लॉयर, क्यों, क्योंकि यही लोग जो है काम करते हैं तब एम्प्लॉयर जो है उसको अर्निंग होती है या कहीं डिविडेंड मिलता है, तभी वो कमा पाते हैं।
तो मेन पॉइंट रॉबर्ट का ये था कि उनको वर्कर ट्रीट ना करते हुए एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ उनके लिए रिक्वायरमेंट में है तो वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अब यहीं से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की, तो इन्होंने क्या कहा। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथ्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1828 टू 1839 एंड ही हैज सजेस्टेड एस्पेक्ट लाइक डिवीज़न ऑफ लेबर। इन्होंने क्या कहा कि डिवीज़न ऑफ लेबर करना चाहिए, वर्क मेजरमेंट किया जाए। अंडरस्टैंड करते हैं पहले डिवीज़न ऑफ लेबर होता क्या है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मीनिंग होता है कि काम जो है सब में बांट दिया जाए, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम का बंटवारा किया जाए, और किसी पर्सन को जब आप काम दे रहे हैं तो ये देखें कि वो किस काम में स्पेशलाइज्ड है, और जब वो एक ही काम को बार बार करेगा तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो ये कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर किया जाए, काम लेबर में बांट दिया जाए, वर्क मेजरमेंट किया जाए, एंड प्रॉफिट शेयरिंग भी की जाए, एंड इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। और इस तरीके से जो है आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ही हैज़ इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर। इन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया, विच वर कॉल्ड और डिफरेंशियल मशीन, जिसे डिफरेंशियल मशीन के नाम से जाना गया। he has emphasized in improving efficiency थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स। ये चाहते थे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जो है मैथ्स को अप्लाई करके इम्प्रूव की जा सकती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैथ एंड साइंस इन द ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्रीज। मतलब फैक्ट्रीज में भी मैथ और साइंस को अप्लाई करके ये इनका कहना था कि हम एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चार्ल्स डम्पिन की, ये क्या कहते हैं। इन्होंने एम्फेसाइज किया द सिस्टमेटिक एजुकेशन इन मैनेजमेंट, कि सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन दी जाए, और इनका ये मानना था। ही वॉज अ फ्रेंच इंजीनियर एंड फॉर्मली ट्राइड टू स्ट्रक्चर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। फॉर्मल तरीके से इन्होंने जो है मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर करने की कोशिश की। These early contributors focused attention on the managerial problem। तो ये जितने भी रहे यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स, इनका मेन फोकस था मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। दे हैव नॉट प्रेजेंटेड एनी यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने सिर्फ कहा कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बट कोई यूनिफाइड इन्होंने थ्योरी नहीं दी मैनेजमेंट की। सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक थ्योरी जो रही मैनेजमेंट की स्टार्टेड आफ्टर 1880। ये 1880 के बाद सिस्टमेटिक और साइंटिफिक थ्योरीज आई हैं ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। जब ज्वाइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन सेटअप किए गए थे उसके बाद साइंटिफिक थ्योरीज आई थी मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो इनको बाइफरकेट किया गया है ये 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी को बोला जाता है क्लासिकल थ्योरी, फिर आती है बिहेवियरल थ्योरीज, फिर आता है आपका मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो जनरली ये 3 पार्ट्स में जो है इसको बाइफरकेट किया गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज है कि इनको कौन कौन सी थ्योरीज कौन से में आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरीज, इनको अंडरस्टैंड करेंगे क्लासिकल थ्योरीज क्या होती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका अब ये यहाँ से शुरू होता है जहाँ से आप थ्योरीज समझनी स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट की। हम बात करते हैं पहले क्लासिकल थ्योरी की। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब ट्रेडिशनल थ्योरी है आपकी, जो शुरुआत जिसकी हुई 1850 में एंड कॉन्टिन्यूड इनटू द 1920। जो 1850 से थ्योरीज जो आई हैं और फिर 1920 तक जो थ्योरीज रही हैं वो इस कैटेगरी के अंदर रखी गई हैं जिन्हें ट्रेडिशनल बोला गया है। ये कंसर्न थी विद द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब कि वर्कर्स की एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और जो दोनों एफिशिएंसी इंक्रीज होंगी वो बेस्ड किस पे हैं, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस पे। विच वर द आउटकम ऑफ द केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, जो इनका ये आउटकम रहेगा। क्लासिकल अप्रोचेस मेनली लुक फॉर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन। क्लासिकल अप्रोच किस चीज़ पर फोकस करती थी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे। यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो सब जगह अप्लाई होते हैं इन द स्ट्राइविंग ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एंड क्लासिकल अप्रोच इंक्लूड साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक आपका टॉपिक जो ये अप्रोच FW टेलर ने दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फ्योल ने दिया था, और जो ये ब्यूरोक्रेटिक है आपका ये एक इन चीज़ों को काफ़ी चीज़ें रूढ़िवादी जो चीज़ें रही उनके बारे में ये बात करेगा, तो आगे हम डिस्कस करेंगे।
तो फर्स्ट इसके अंदर आता है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। मतलब जो ये थ्योरी आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है इसका यहाँ से। तो ये है, हम सबसे पहले बात करेंगे टेलर की। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जब हम बात करते हैं तो टेलर क्या कहते हैं, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एमसीक्यू ये बनता है आपका, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आपको याद रखना है एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब पहले इनकी जर्नी के बारे में समझते हैं कि इनकी जर्नी किस तरीके से रही। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैकेनिस्ट। एक मैकेनिक थे, एक छोटी सी मैकेनिक शॉप थी, इन अ स्मॉल मैकेनिक शॉप इन यूएसए। मतलब यूएसए में एक मैकेनिक के तौर पर इन्होंने एक काम किया एक शॉप में इन 1875, एंड ही बाय हिज हार्ड वर्क ही कुड गो अप टू चीफ इंजीनियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बात क्या है यहाँ पर याद रखने वाली, ये एक मैकेनिक थे, एक फैक्ट्री मान लीजिए कह सकते हैं आप, या फिर ये कहेंगे स्मॉल शॉप थी वहाँ। तो यूएसए में वहाँ एक मैकेनिक थे, इन्होंने वहाँ पर उसको ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स किस तरीके से काम करते हैं, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते गए और अपने कुछ प्रिंसिपल्स ये लिखते गए, और करते करते ये एक चीफ इंजीनियर बन गए उस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ओनली 6 years। अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your managers mean to do and seeing they do it in the best and the cheapest way। इनका कहना था कि आप ये देखें कि एग्जैक्टली आप करवाना क्या चाहते हैं और फिर ये देखें कि वो उसको बेस्ट और द चीपेस्ट वे में करें। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था। एलिमेंट्स एंड टूल्स की अगर बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, इन्होंने कुछ टूल्स दिए, कुछ एलिमेंट्स दिए, उनको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आता है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। इन्होंने कहा कि प्लानिंग करना एक अलग चीज़ है, काम को करना एक अलग चीज़ है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको सेपरेट किया जाए, इनको मिक्स करने की कोशिश मत की जाए। टेलर ने एम्फेसाइज किया द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एस्पेक्ट फ्रॉम द एक्चुअल डूइंग ऑफ वर्क। इन अदर वर्ड्स प्लानिंग शुड बी लेफ्ट टू द सुपरवाइजर। प्लानिंग करना सुपरवाइजर का काम है एंड द वर्कर शुड कंसंट्रेट ओनली ऑपरेशनल वर्क। दो अलग अलग चीज़ें। देखो प्लानिंग कहता है कि आप जब बात करें प्लानिंग की, सुपरवाइज़र प्लान करे, वो देखेगा कि काम को क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या उसकी पॉलिसी रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो आपको ये सारा काम सुपरवाइज़र को देखना है। जो वहाँ के वर्कर हैं वो सिर्फ अपना काम करने पर ध्यान दें, उसे ऑपरेट करें, उनको प्लानिंग में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मीन ये थोड़े से इस बात के ऊपर फोकस करते थे कि जिसको जो दो काम दिया गया है चुपचाप वो वही काम करे, उसके अंदर दूसरे काम में इंटरफेयर ना करे। तो इनका ये कहना था। तो इन्होंने प्लानिंग को और डूइंग को अलग अलग कर दिया। फिर एक अप्रोच इनका एलिमेंट था फंक्शनल फॉरमैनशिप। टेलर ने इंट्रोड्यूस किया ये कंसेप्ट फंक्शनल फॉरमैनशिप का, जो कि बेस था स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। ये स्पेशलाइजेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते थे। इन दिस सिस्टम 8 persons आर इन्वॉल्व, 8 लोग इन्वॉल्व किए गए टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करने के लिए। आउट ऑफ दीज 4 persons आर कंसर्न विद प्लानिंग। ये क्या करते हैं, 8 लोगों को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के 8 लोग इकट्ठे किए, 4 लोगों को प्लानिंग में रखा गया। प्लानिंग में जो सबसे पहले रखा गया, एक था रूट क्लर्क, एक को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक होता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। एंड द रिमेनिंग 4, बाकी के जो 4 बच गए वो कौन थे, एक स्पीड बॉस था, एक को इंस्पेक्टर का नाम दिया गया, एक को गैंग बॉस और फिर एक को मेंटेनेंस फोरमैन का नाम दिया गया। मतलब 8 वर्कर्स है, 8 पर्सन है और 8 लोगों की 4-4 का इन्होंने ग्रुपिंग कर दी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना कि ये यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट थे। मतलब ये अगर अगेंस्ट थे ना तो हेनरी फ्योल फेवर में थे। ठीक है, अब ये होता क्या यूनिटी ऑफ कमांड आगे देखेंगे। हेनरी फ्योल का कंसेप्ट है, एक बार इसको समझते हैं। फ्योल टेलर क्या कहते हैं। टेलर का कहना था कि रूट क्लर्क होना, एक पर्सन होता है जिसको रूट क्लर्क होता है, उसका काम क्या है, वो डिटरमाइन करेगा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो जो काम करने हैं, ठीक है, जो जो काम करने हैं उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो ये रूट क्लर्क ये बताएगा कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या रहने वाला है टू बी परफॉर्म्ड इन एनी वर्क। तो जितना भी काम किया जाना है किस तरीके से किया जाएगा उसका सीक्वेंस कौन बताएगा, आपका रूट क्लर्क बताएगा। फिर आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड वर्कर क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या बताएगा,
ही विल प्रिपेयर द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इंस्ट्रक्शंस तैयार करेगा। प्रिटेनिंग टू द वर्क, काम जो करना है उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारे ये तैयार करेगा। एंड अकॉर्डिंगली द वर्कर्स विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, और जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। मतलब ये है कि जो काम कर रहा है ना वर्कर, उसको अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है, जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है बस वैसा ही काम किया जाए, दैट्स इट। क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर ऐसा होगा तो टाइम की वेस्टेज कम होगी। फिर आया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये क्या करेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क? ही विल फ्रेम द टाइम टेबल, ये टाइम टेबल बनाएगा फॉर डूइंग द वेरियस जॉब, एंड ही विल ऑल्सो कीप द नेसेसरी कॉस्ट रिकॉर्ड, और ये क्या रखेगा? पूरा कॉस्ट रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। मतलब आपको ये बताएगा किसी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, और उस टाइम को जो आप लगा रहे हैं वो सारा काम कितनी कॉस्ट के अंदर हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर जो कंट्रोल रखेगा वो होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ये लोग हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका द पर्सन हु विल वर्क इन द फैक्ट्री एज फॉलो। अब कौन सा पर्सन किस तरीके से काम करेगा ये भी चीज़ें हमें थोड़ा यहाँ पर देखनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पर टॉपिक है वन सेकेंड। द पर्सन हु विल वर्क इन द फैक्ट्री एज फॉलो। सबसे पहले देखिए यहाँ आता है गैंग बॉस, इसको डिस्कस करते हैं। अब ये गैंग बॉस क्या करेंगे? गैंग बॉस हिज ड्यूटी इज टू कीप ऑल द मटेरियल एंड टूल्स रेडी। अब गैंग बॉस का काम ये है कि वो ये ध्यान दे चीज़ों को कि जहाँ पर फैक्ट्री में जो भी मटेरियल है, जो भी टूल्स यूज़ किए जाने हैं वो सारे रेडी रहें, सो दैट वर्कर कैन स्टार्ट देयर वर्क विदाउट एनी डिले, ताकि काम में कोई देरी ना आए, सारा काम हो जाए। उसको बोलते हैं गैंग बॉस। स्पीड बॉस का मतलब होता है, स्पीड बॉस होता है ये इंश्योर करेगा कि ईच वर्क इज़ डन वेल इन टाइम, सारा काम समय के अंदर हो गया, सही स्पीड से काम हुआ, ये मैनेज करेगा। रिपेयर वर्कर वो होते हैं जो क्या करेंगे? कीप ऑल टूल्स एंड मशीन्स इन द फैक्ट्री इन परफेक्ट कंडीशन। मतलब ये है कि आप टाइम टू टाइम रिपेयर करवाते रहो, मेंटेनेंस उसकी बनाए रखो, जो भी टूल्स को मशीन्स को रिपेयर करवाने की ज़रूरत है सब कुछ सेट करवा के रखो। इंस्पेक्टर क्या करेंगे? His duty is to ensure that work is done in accordance with the standard laid down by the प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जिस तरीके से प्लानिंग बना रखी है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो इंस्पेक्ट करेगा कि काम हो रहा है या नहीं, इंश्योर करेगा कि काम चल रहा है या वैसा नहीं। डिसिप्लिनरियन होता है जो कोऑर्डिनेट करेगा, डिसिप्लिन बना के रखेगा ऑफ ऑल द 7 पर्सन्स मेंशन अबव। 8 लोग थे ना टोटल, 8 में से एक था ये आपका डिसिप्लिनरियन। ये क्या करेगा? डिसिप्लिन बना के रखेगा, देखेगा ऊपर वाले सारे 7 लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये फ्यूल का दिया हुआ था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आया जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर देखिए क्या कहते हैं, ये टर्म जो है ये सारी टेलर की ही दी हुई है, FW टेलर की। FW टेलर में इसमें आता है आपका जॉब एनालिसिस। जॉब जो आप एनालिसिस जो आप कार्य कर रहे हैं, जो जॉब है उसको एनालिसिस करना। इट इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। देखिए किसी भी काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? उस मेथड के अंदर से बेस्ट वन मेथड को चूज़ करना है। एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब इज़ वन विच रिक्वायर द लीस्ट मूवमेंट, मतलब जिसके अंदर मूवमेंट्स कम हो, एंड कंसिक्वेंटली लेस टाइम। मतलब आप एक बार ऑब्जर्व करना, जैसे कुछ लोग होते हैं काम करते हुए अननेसेसरी मूवमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। तो FW टेलर का कहना था कि अगर हम काम करते समय वो अननेसेसरी मूवमेंट्स को छोड़ दें, ठीक है, उन्हें अवॉइड कर दें, तो हम काम को बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, विद इन द टाइम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मूवमेंट्स कम की जाए, अननेसेसरी मूवमेंट्स कम हो, कंसिक्वेंटली काम में आपका समय कम लगेगा और आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग अप टाइम मोशन एंड फटीग स्टडीज़। ये एक इन्होंने दिया, एक टाइम स्टडी और एक मोशन स्टडी, 2 कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दी, कहते हैं इनको फॉलो हमें करना चाहिए। अब देखते हैं कि टाइम स्टडी क्या कहता है। इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम अ मूवमेंट टेक प्लेस टू कंप्लीट।
आप ये डिसाइड करें कि किसी काम को करने में आपको कितना समय लगना है, या फिर ये कहें कि किसी काम को करने में आपको कितना समय लगना चाहिए और उस टाइम के दौरान आपका काम हो जाना चाहिए, आप टाइम डिसाइड करें। मोशन स्टडी कहती है स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स इन पार्ट विच आर इन्वॉल्व इन डूइंग अ जॉब। एक काम को करते समय आप कितनी मूवमेंट्स करते हैं, आप वो उसको ऑब्जर्व करें, देयर बाय एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल मूवमेंट्स, और जो वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, मतलब जो आपकी वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप काम करें तो वो आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ ना करें। थर्ड आता है इसके अंदर फटीग स्टडी। ये शो करता है द अमाउंट एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग द वर्क। एक काम को करते समय आपको उसके अंदर आप कोई काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आप ये देखें कि आपको कितना रेस्ट की ज़रूरत है और कितने कितने अंतराल में आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब आपको हर 2-3 घंटे के बाद रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है, या आपको थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। Thus, the job analysis identifies the fair amount of days work requiring certain movements and rest period to complete it. आप ये देखें कि जो पूरा टाइम आपने लिया है उसके अंदर कितना टाइम आपका मूवमेंट्स में गया, कितना टाइम आपका रेस्ट में गया है, कितना टाइम आपने जो है उसको काम को कंप्लीट करने में लगाया है। तो जॉब एनालिसिस में आप इन तीनों चीज़ों को स्टडी करते हैं, पूरा एनालिसिस करना है आपने उस जॉब का। तो ये टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में बात की गई है स्टैंडर्ड्स की। एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स। आप इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने चाहिए। पीरियड ऑफ वर्क, कितना समय लगेगा काम करने में, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम आप उस दौरान कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप उस सामान को बनाते समय कॉस्ट कितनी आ रही है। दिस थिंग्स शुड बी फिक्स्ड इन एडवांस। ये सारा काम पहले से आप स्टैंडर्ड सेट करके रखें एडवांस में, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस, क्योंकि जो आपने जॉब एनालिसिस किया हुआ यही तो डिसाइड किया है ना, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। तो वहाँ से वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दैट इज परफॉर्मिंग अ वर्क, किसी काम को करते दौरान तो आपको उसमें कितना समय लगता है, क्या क्या आपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक स्टैंडर्ड पहले से मेंटेन करके रखें, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक सिलेक्शन करना है एंड ट्रेनिंग करनी है वर्कर्स की। Worker should be given work for which he is physically and technically most suitable. किसी भी वर्कर को काम दे रहे हैं तो पहले ये देखें कि वो कौन से काम को करने के लिए सही है। लाइक एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखी जाएगी, उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, एप्टीट्यूड देखा जाएगा, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इन सब के बेसिस पे हमने डिसाइड करना है कि कौन सा काम किस वर्कर को दिया जाए। और सेलेक्ट करने के बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है, हमें टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग भी करनी होती है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को टू पुट इन देयर मैक्सिमम एफर्ट्स। अगर आप फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ अगर किसी काम को जोड़ देंगे तो FW टेलर का कहना था कि वो काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं और वो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और काम को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे उसको। इफ़ प्रोविज़न एग्जिस्ट टू अर्न हायर वेजेस, अगर किसी काम को करने से आपको हायर वेजेस मिलते हैं, बाय पुटिंग इन हायर एफर्ट्स वर्कर्स विल बी मोटिवेट टू अर्न मोर। तो वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। जनरली इसको अगर एक एग्जांपल से हम समझें ना, तो इनका कहना था कि अगर आप किसी काम को, मान लीजिए कि अगर एक वर्कर है और आपने उसे कहा कि आपको यूनिट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी, जितनी यूनिट आप तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर 400 आपने डिसाइड कर रखी है कि यूनिट्स तैयार करनी है, ठीक है, आप 400 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करते हैं और एक यूनिट तैयार करने पर आपको जो है 100 रुपीज़ मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मिलते हैं। और अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप 400 से ज़्यादा यूनिट्स भी तैयार कर सकते हैं। जब आपको पता है कि आपको पेमेंट पर यूनिट के हिसाब से होनी है, तो यहाँ पर वर्कर क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स तैयार करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार करने की कोशिश करेंगे, आउटपुट ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितनी ज़्यादा वो यूनिट्स बनाएंगे उतनी ज़्यादा उनको पेमेंट होने वाली है, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं। और यही टेलर का कहना था कि चीज़ों को जो है, काम को आप फाइनेंशियल इंसेंटिव से जोड़ दिया जाए तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है द इकोनॉमी एंड प्रॉफिट्स कैन बी अचीव्ड by making the resources
more productive and as well as by eliminating the wastage. जनरली इकोनॉमी की जब हम बात करें तो इसका मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और प्रॉफिटेबल भी हो, तो हम रिसोर्सेज को जब अच्छे से यूज़ करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, तो इकोनॉमिकल हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है म्यूचुअल कोऑपरेशन. देखो, मेंटल जो मेंटलिटी है ना, उसको चेंज करने की बात की गई है, और इसके अंदर ये चाहते हैं कि कोऑपरेट किया जाए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन ये लोग कोऑपरेट कर नहीं पाते हैं एक दूसरे के साथ. कैसे? अब वर्कर को क्या चाहिए, उसको अपनी वेजेस चाहिए, सैलरी पे है, वेजेस पे है, उसको इम्प्रूव करना है. वो चाहता है कि अब सिर्फ अपनी वेजेस को इम्प्रूव करना, मैनेजमेंट चाहता है प्रॉफिट को इम्प्रूव करना. अब अगर प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है और वर्कर की सैलरी इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इनमें, राइट. तो यहाँ पर एक मेंटलिटी चेंज करने की बात की गई है, जिसके अंदर चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए, दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनको ख़त्म करें, आपस में कोऑपरेट करें. दोनों कोऑपरेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें. जब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो इनकी सैलरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी. तो ये चाहता है कि मेंटल रेवोल्यूशन लेकर आया जाए और जिसके थ्रू जो है प्रोग्रेस कर सके. अब आते हैं यहाँ से प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. प्रिंसिपल की बात करते हैं यहाँ पर. फर्स्ट इनका प्रिंसिपल था रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस. ये रिप्लेस करना चाहते थे रूल ऑफ थंब को साइंस के साथ. मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो चीज़ें जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं जो पुराने समय से चलती आ रही हैं, स्टैटिक है, उनको हटा दिया जाए, और रिजिड है उनको हटा दिया जाए, और अब यहाँ पर साइंस को अप्लाई किया जाए. इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट. हर चीज़ को, ये जॉब के सभी एलिमेंट्स को, ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब, ये लोग क्या चाहते थे टेलर, कि इसको जो है साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस इसका किया जाए. अब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब, जो पुराने इनके विचार है, जो रूल है, उनको हटा दिया जाए. एंड डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि आप अपनी पुरानी विचारधारा या अपने जो बिलीव्स हैं उसके बेसिस पर आप इसके ऊपर डिसीजन लें. ऐसा नहीं होना चाहिए. हार्मनी इन ग्रुप एक्शन. साइंटिफिक मैनेजमेंट enables efficient workers to earn more as payment is linked to output. कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, एफिशिएंट मैनेजर, अगर दो तरीके के मैनेजर हैं, एक एफिशिएंट एक इनएफिशिएंट. एफिशिएंट वो जो अच्छे से काम कर रहा है, इनएफिशिएंट जो अपना काम सही से नहीं कर पाता है. तो एफिशिएंट मैनेजर चाहते हैं कि एफिशिएंट वर्कर्स को ज़्यादा पेमेंट होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू इनएफिशिएंट. इट्स मीन, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि अगर आप कहीं पर 8 घंटे काम कर रहे हैं, सिंपल. अब इस 8 घंटे जब आप कहीं काम कर रहे हैं, यहाँ दो तरीके के वर्कर है, एक तो एफिशिएंट वर्कर है और एक इनएफिशिएंट वर्कर है. अब जो एफिशिएंट वर्कर है इसने तो बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है, और आपने क्या किया कि यहाँ पर जो एफिशिएंट वर्कर है उसने पूरे दिन में 100 यूनिट्स तैयार कर दी. लेकिन जो इनएफिशिएंट वर्कर है इसने 50 यूनिट्स तैयार की. ये बातें कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मज़े ले रहा है, ठीक है. अब ये अपना काम कर रहा है चुपचाप और ये टाइम वेस्ट कर रहा है. इसने 100 तैयार की, इसने 50 यूनिट्स तैयार की. कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको पेमेंट हो रही है पूरे महीने के हिसाब से, दोनों को सेम पेमेंट हो रही है. अब इसको पता है कि अगर मैं कम बना रहा हूँ तब भी मुझे इतनी पेमेंट मिल रही है, तो क्या ये इसके साथ जस्टिस होगा? नहीं होगा. तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, टेलर चाहते हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको उसके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाए, और जो इनएफिशिएंट है उसको उसके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाए. जब इन दोनों को डिफरेंस दिखाई देगा तो ये इनएफिशिएंट वाला भी अच्छे तरीके से काम करना चाहेगा. तो यही चीज़ यहाँ पर टेलर ने जो है समझाने की कोशिश की है, जिसको इन्होंने एक नाम दिया हार्मनी इन द ग्रुप एक्शन. ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से उनके साथ हार्मनी हो. देखिए, कहता है कि एफिशिएंट वर्कर टू अर्न मोर एज पेमेंट इज लिंक्ड टू आउटपुट. स्कूल मैनेजमेंट इज एज द मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेनिफिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड आउटपुट. अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो मैनेजमेंट को भी फायदा होगा. एंड देयर एग्जिस्ट हार्मनीज रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो दोनों के बीच में जो है एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन यहाँ पर रहेगा, राइट. तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन करते हैं.
जो मैंने आपको वो 400 यूनिट्स वाला एग्जांपल दिया था ना, वो सेम एग्जांपल जो है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वही कहना चाहता है। तो जितनी ज़्यादा यूनिट्स तैयार करेंगे उतना ज़्यादा पेमेंट रहेगा, तो इनके रिश्ते भी सही रहेंगे। कोऑपरेशन, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट हायर प्रॉफिट, मैनेजमेंट चाहता है हायर प्रॉफिट हो, ओनली इफ द वर्कर्स वर्क विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी। प्रॉफिट तो तब होगा ना जब वर्कर अपनी पूरी एफिशिएंसी लगाएंगे। देन द मैनेजमेंट कम्स फॉरवर्ड, रिकॉग्नाइज देयर एफिशिएंसी एंड रिवार्ड देम। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, उनकी एफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करेगा, जब वो काम अच्छा कर रहे हैं तो इनको रिवार्ड भी देगा, जैसे हमने पीछे फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ इस चीज़ को कनेक्ट किया था, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट की जब आप बात करते हैं, दिस वन, मैक्सिमम आउटपुट, मोर आउटपुट एनेबल्स द वर्कर टू अर्न मोर रेम्यूनरेशन। मोर आउटपुट अगर तैयार होगा तो आपको पता है कि वर्कर्स जो है ज़्यादा रेम्यूनरेशन अर्न करेंगे, ज़्यादा उनको पेमेंट होगा। एंड दिस बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग प्रोटेक्शन अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों पार्टिसिपेट अच्छा करेंगे। वर्कर्स की डेवलपमेंट होगी, वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन, वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाए, ट्रेन किया जाए इन अकॉर्डिंग्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जिस तरीके से उनसे काम करवाना उसके अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स विल बी डन, वर्कर्स की प्लेसमेंट की जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटीज। ट्रेनिंग एनेबल करती है वर्कर को परफॉर्म करना हिज ड्यूटीज़ विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब उसमें निखार आएगा, ट्रेनिंग होगी तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ें थी टेलर के अकॉर्डिंग। तो जनरली अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर सम अप करूँ तो टेलर का ये कहना था साइंटिफिक तरीके से काम किया जाए, मैथ्स और साइंस को वहाँ अप्लाई किया जाए, हाँ स्पेशलाइजेशन हो, लेबर ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर किया जाए, और पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ें अपनाई जाए इसके अकॉर्डिंग, और उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पेमेंट हो। बट यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम ये आई कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। वो विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उनका ये मानना था कि टेलर ने जो है ह्यूमन रिलेशंस को इग्नोर किया है, उन्होंने ह्यूमंस को एज अ मशीन यूज़ किया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने के लिए उनको पेमेंट का जो है सहारा दिया, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव से अट्रैक्ट करके उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है, और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी क्योंकि उन्होंने उसे एज अ मशीन उसको यूज़ किया। अब इसी चीज़ को अपोज करते हुए फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल आए और इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स दिए। अब जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स थे ये जनरल प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, इसी को ही ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, और फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी हेनरी फ्योल को जाना जाता है। इनके रूल काफ़ी पॉपुलर रहे, यूनिवर्सल रहे, और ये रूल्स वो थे जो सब जगह अप्लाई होते थे। लेकिन जो पहले वाले टेलर के रूल्स थे ना, वो सिर्फ फैक्ट्रीज में ही अप्लाई किए जा सकते थे, सिर्फ वर्कर्स के ऊपर। लेकिन ये वाले रूल्स जो थे हेनरी फ्योल के, ये सभी फील्ड्स में एप्लीकेबल थे। अब इन्होंने हेनरी फ्योल ने यहाँ 14 प्रिंसिपल्स दिए। इन 14 प्रिंसिपल्स को जो है हम अपने डेली लाइफ में भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहते हैं हेनरी फ्योल, काम का बंटवारा कर दिया जाए। टोटल वर्क शुड बी डन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, सभी पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। एंड ईच इंटरेस्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और हर काम एक प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए। एज ईच इंडिविजुअल परफॉर्म ओनली अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, और एक बंदा जब एक ही काम को बार बार करेगा, ही बिकम स्पेशलिस्ट इन ड्यू कोर्स, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड प्रिंसिपल इनका था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि किसी काम को करने की अथॉरिटी, जब किसी को अधिकार दिया जाता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ उस काम के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, मान लीजिए आपने किसी से कोई काम करवाना है और उस काम के प्रति उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहराना है, तो पहले उस काम को करने के अधिकार भी उसको साथ साथ दिए जाए। अथॉरिटी इज द ऑफिशियल राइट ऑफ द मैनेजर, मैनेजर जो काम कर रहा है उसको ऑफिशियल राइट्स दिए जाए, उसको अथॉरिटी दी जाती है, जो ऑफिशियल राइट्स दिए जाते हैं उसी को अथॉरिटी कहते हैं। इट कम्स टू हिम बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन,
देखो, अधिकार जो मिलते हैं ना, अथॉरिटी जो मिलती है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग मिलती है। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स हैं, 5 लेवल हैं, तो हर लेवल की अपनी एक अलग पोजीशन है और उसकी अपनी अथॉरिटी होगी। अगर पोजीशन हायर है तो अथॉरिटी भी ज़्यादा रहेगी, आपके पास राइट्स ज़्यादा रहेंगे। अगर आपकी पोजीशन डाउन है तो राइट्स भी आपके पास कम रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ सुबॉर्डिनेट्स टू अकाउंट फॉर द वर्क डन बाय हिम। अब अगर एक सुबॉर्डिनेट ने कोई काम किया है, उस काम को करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अगर गलत हुआ तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर बहुत अच्छा हुआ तब भी वहाँ पर उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तारीफ बनती है वहाँ पर। तो यहाँ पर कहता है कि सुबॉर्डिनेट जो है एक काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल तभी होगा जब उस काम को करने के लिए उसको अधिकार भी दिए जाए। ऐसा ना हो कि आप उसे काम तो सौंप दें और उस काम के लिए जो उसको राइट्स चाहिए वो राइट्स आप उसे दें ना, तो ये चीज़ नहीं रहेगी। तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों साथ रहती हैं। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। फ्योल का कहना था कि एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। फॉलो द डिसिप्लिन बाय बीइंग ओबीडेंट, जो रूल्स रेगुलेशंस हो उस ऑर्गेनाइजेशन के उनको फॉलो करना चाहिए। बाय अप्लाइंग देमसेल्व्स फुल्ली इन द टास्क अंडरटेकन बाय बीइंग एनर्जेटिक एंड लीडर मस्ट बी एफिशिएंट टू एनफोर्स डिसिप्लिन। जो वहाँ का लीडर है पहले वो खुद उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है, उनको डिसिप्लिन में रहे, उसको फॉलो करे और एनर्जेटिक रहे, तभी उसके वर्कर्स भी जो है उस चीज़ को फॉलो करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि एक पर्सन को एक ही हेड से कमांड मिलनी चाहिए। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग हैं, ठीक है, एक पर्सन 1 है, ए है, और एक बी, ऐसा ले लेते हैं, ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है। ये दोनों ही टॉप पोजीशन पे है, दोनों का लेवल बराबरी का है। अब यहाँ पर एक वर्कर है जिसका नाम है सी। अब इस सी को ना ये ए भी ऑर्डर दे देता है, ये कुछ और ऑर्डर देता है और बी कुछ और कह देता है। अब ये सी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं, कि भाई ए ने तो ऐसा कहा और बी ने वैसा काम करने को कहा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनका मतलब कहने का था फ्योल का कि एक वर्कर को, एक इंडिविजुअल को सिर्फ एक ही हेड से कमांड मिलना चाहिए, अदरवाइज वो काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, एंड इज अकाउंटेबल टू हिम ओनली, और उसी को वो जवाबदेही होगा। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही होगा। मतलब अगर इसको सिर्फ बी ऑर्डर ना दे, इसको सिर्फ ए से ऑर्डर मिले, तो इसको पता है ना कि ए ने मुझे क्या काम दिया और मुझे ए को ही बताना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ये दोनों अलग अलग काम दे रहे हैं, काम फिर ए का किया, रिपोर्ट कर रहा है बी को, ये गलत हो जाएगा। इफ़ देयर आर 2 सुपरवाइजर्स ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर एक एम्प्लॉय के 2 सुपरवाइजर है, ही विल नॉट नो whom he should report, तो उसको यही नहीं पता होगा किसको क्या रिपोर्ट दूँ, एंड whose order should be carried out first, और किसका ऑर्डर पहले माना जाए। तो ये कन्फ्यूज़न इसके लिए हमेशा बनी रहेगी, राइट। तो या तो एक पर्सन से उसको ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स शुड हैव द वन हेड। अब एक ग्रुप है, उन सब में काम करने वाले जो लोग हैं सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका एक हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। एच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, जिनके उद्देश्य एक है, उनका हेड भी एक होना चाहिए और उनका प्लान भी एक होना चाहिए, और जो एफर्ट्स हैं ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट वो भी एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल टारगेट। ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यूनिटी ऑफ कमांड अलग है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक पर्सन को एक ही सुपरवाइजर से या एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है जिन लोगों के गोल एक हैं उनका एक ही हेड हो, उनका एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करें, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल या अपने डिपार्टमेंट का गोल अचीव कर पाए। ये इनका कहना था। नेक्स्ट है आपका सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट। सुबॉर्डिनेशन होना चाहिए, सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब ये है कि कॉमन गोल तो वो हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, और इनका कहना है कि जो आपका इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है ना उसको नीचे रखा जाए और कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशन का गोल को पहले रखा जाए। समझ गए यहाँ पर। अब ये देखिए क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, should be maintained by
कॉन्स्टेंट सुपरविजन एंड फेयर एग्रीमेंट, मतलब कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करते रहो, फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स की अपने खुद के इंटरेस्ट जो है फुलफिल हो जाएंगे। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दी जाए। ऑब्वियसली हम सब मिलकर अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करेंगे, वो प्रॉफिट कमाएगा ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रॉफिट है वो अप हो जाएगा। 7th इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल कहता है कि एम्प्लॉयज़ को एक फेयर एंड रेम्यूनरेशन दिया जाए एंड शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रहे दोनों को, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को। मतलब जितना वो काम कर रहा है उस काम के अकॉर्डिंग जितना उसका रेम्यूनरेशन बनता है वो फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाए। एंड शुड बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप देखें कि जो इन्फ्लेशन कितना आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखें। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी दिमाग में रखी जाए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके अपनी रेम्यूनरेशन रखना है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आप जोड़ सकते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। अगर दो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, किसी काम को करने की, एक काम है एक मेल और एक फीमेल। जनरली क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए मेल को पेमेंट ज़्यादा दी जाती है, उसी काम को करने के लिए फीमेल को पेमेंट कम किया जाता है, तो ये इनजस्टिस होता है। तो कहता है कि जब काम बराबर का हो रहा है तो पेमेंट भी बराबर की मिलनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रित, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रित करना। अब अथॉरिटी जो होती है, देखिए अगर ऐसा हो कि सारी की सारी अथॉरिटी एक ही पर्सन के हाथ में हो, तो वो काम सही से नहीं हो पाएगा। अगर सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा राइट दिया जाए तभी वो काम जो है अच्छे से कर पाएंगे। अथॉरिटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज सेंट्रलाइजेशन। अगर कोई अधिकार है, अथॉरिटी है, वो एक ही हाथ में रखी जाएगी तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। एंड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर इसको बांट दिया जाए तो उसको बोलोगे डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर स्मॉल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर स्मॉल है, तो सारी की सारी अथॉरिटी एक या दो पर्सन जो होते हैं बिजनेस को हैंडल करने वाले, उनके पास रहती है। लेकिन अगर ऐसे ही अगर रिलायंस काम करने लग जाए तो वो कैसे काम करेगा? क्या अकेला एक पर्सन के लिए, ओनर के लिए ये पॉसिबल है कि वो सारा बिजनेस खुद हैंडल करे? तो वो क्या करता है, अपने वर्कर्स को राइट्स देता है, ठीक है, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिसेंट्रलाइज करता है, तभी वो काम करवा पाता है। तो ये कहते हैं कि ना तो पूरा सेंट्रलाइजेशन करना है, ना ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन करना है, हमें इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करना है। वर्ड ये याद रखिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन को देखते हैं क्या कहते हैं। It is a chain of supervisor ranging from the highest to the lowest। अब ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये एक स्केलर चेन होती है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से चलना है। एवरी कम्युनिकेशन शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये ए है, कहता है कि अगर एफ को कोई बात ए तक पहुँचानी है तो इनका कहना है कि ए बात जो है वो डी को कहे, डी बी को कहे और बी जाकर ए को कह दे। सिमिलरली अगर यहाँ से देखिए, अगर जी को कोई बात करनी है तो ये अपने से टॉप लेवल वाले को कहेगा ई को, ई वाला ये बात पहुँचाएगा सी को, और सी वाला बात जाकर कहेगा ए को। तो इस तरीके से कहता है कि एक सिस्टम को फॉलो किया जाए, ऐसा नहीं कि एफ सीधा जाकर ए को ये बात बोल दे। कहता है कि ये फॉलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं स्केलर चेन। अब इसका क्या है कि इसका डीमेरिट क्या है कि कई बार मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट बात आपने कम्युनिकेट करनी है, यहाँ से कन्वे करनी है, तो डायरेक्टली अगर एफ अगर ए को जाकर नहीं कह सकता, तो यहाँ पर वो चाहता है कि वहाँ तक बात पहुँचते पहुँचते डिले हो जाएगा। वे इम्पोर्टेंट है तो ये अलाउड नहीं है सीधा एफ ए को जाकर कहे, तो यहाँ पर वो बात डिले हो जाती है। तो ये किसका डीमेरिट निकल कर आया।
और दूसरा डिमेरिट ये निकल कर आया कि जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन आ जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बाद में एक्चुअल बात नहीं पहुंचती है वहाँ तक। तो ये एक डिमेरिट और निकल कर आया। तो यहाँ पर एक गैंग प्लैंक जो है इस बात का सॉल्यूशन, डिले वाली बात का तो सॉल्यूशन निकल गया कि अगर आपको इमरजेंसी है तो सीधा क्या करना है कि ऐसा ना हो कि ये यहाँ से रूट फॉलो किया जाए। एफ सीधी बात भी जो है अपनी जी को कह सकता है इस तरीके से, इफ़ ई वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, अगर ई कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो ही विल रूट थ्रू द, मतलब ऐसा नहीं है कि वो घूम कर जाएगा सारों के पास, तो वो डायरेक्टली भी जो बता सकता है। अब अगर आप रूट को फॉलो करेंगे तो उसको बोलते हैं स्केलर चेन, अगर आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे गैंग प्लैंक, ये बात होती है। क्लियर, ये दो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है ऑर्डर। टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक मटेरियल ऑर्डर होता है, एक सोशल ऑर्डर होता है। मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। देख, ध्यान से देखना, इस बात को सुनना कि एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस। इनका कहना था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी सामान होता है, हर सामान को रखने की एक जगह होती है और वो सामान उस जगह पर ही होना चाहिए। मतलब एक आपने पर्टिकुलर प्लेस पे अगर फाइल्स रखनी है तो वहाँ फाइल्स रखी जाए, पर्टिकुलर प्लेस पे आपने कुछ और सामान रखना है, टूल्स रखने हैं तो वो वहाँ रखे जाए। मतलब हर सामान को रखने का एक निर्धारित स्थान है और सारा सामान अपने निर्धारित स्थान पर होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये था। इससे होगा क्या, इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉस ऑफ मटेरियल, मतलब सामान घूमेगा नहीं और आपको जब भी चाहिए होगा एक पर्टिकुलर जगह पर मिल जाएगा, ये इनका कहना था, इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉस ऑफ मटेरियल। और दूसरा ऑर्डर होता है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है सेलेक्ट द राइट मैन फॉर राइट जॉब, सही काम के लिए सही इंसान को, सही बंदे को चूज करना, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। तो ये एक इनका प्रिंसिपल था। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं या जो भी आप इंस्टीट्यूट को, फर्म को चलाते हैं, तो वहाँ पर ये देखा जाए एक तो मटेरियल ऑर्डर फॉलो हो, एक सोशल ऑर्डर फॉलो किया जाए। नेक्स्ट है इनका, यहाँ तक 14 प्रिंसिपल्स तक हम करेंगे। एक रहता है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय देयर मैनेजर। मैनेजर जो है सबको इक्वली ट्रीट करे, ऐसा नहीं कि कोई रिश्तेदार है तो उसकी फेवर में चला जाए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। मैनेजर शुड बी इम्पार्शियल इन देयर डीलिंग विद देयर सुबॉर्डिनेट्स, ऐसा नहीं कि कोई सुबॉर्डिनेट आपका फेवरेट है तो आप उसको सपोर्ट करने लग जाएं, सबके साथ इक्वली डील किया जाए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं वहाँ से वर्कर्स बहुत जल्दी हटते रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो या तो प्रॉपरली ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं, या फिर उनकी जॉब वहाँ सेफ नहीं है, या फिर वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, एम्प्लॉयज शुड नॉट बी शिफ्टेड अननेसेसरली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तो होता है आपने एक वर्कर रखा किसी और काम के लिए था, लगा दिया किसी और काम में, वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा, वो वहाँ से स्विच कर जाएगा, राइट, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है छोड़ जाएगा। तो होता क्या है कि आपने वर्कर को जिस काम के लिए रखा गया उससे वही काम करवाना चाहिए, उसे ना तो डाउन लेवल का काम नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी गिवन इनफ अपॉर्चुनिटी, उसको इनफ अपॉर्चुनिटी दी जाए टू लर्न एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क, सभी तरीके का वो काम सीखे। ओनली देन ही विल बिकम एन एक्सपर्ट, तभी वो एक्सपर्ट बनेगा इन हिज टाइम ऑफ वर्क, तभी वो अपने काम करते समय उस काम के दौरान वो उसका एक्सपर्ट बन जाएगा। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल होना चाहिए, इट्स मीन कि आप अपने सिस्टम को इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें कि बार बार आपका वर्कर, आपका एम्प्लॉय वहाँ से जॉब ना छोड़े। फ्रिक्वेंटली वो सीन नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स आ रहे हैं थोड़े टाइम में फिर जा रहे हैं, मिड में ही जा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनिशिएटिव, अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रीडम टू थिंक एंड एक्ट इज व्हाट इनिशिएटिव इज। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सभी एम्प्लॉयज़ को जो है फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने विचार आगे रख सकते हैं, कुछ नया उनके माइंड में आए तो उनके ओपिनियंस का वेलकम किया जाए। एम्प्लॉय शुड हैज़ द फ्रीडम टू थिंक, उन्हें सोचने की आज़ादी है। एक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल शो ग्रेटर इंटरेस्ट इन हिज वर्क एंड दिस विल लीड टू द हायर लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका मैनेजर है बस वो अपने ही विचार रखता जाए और दूसरों के विचार सुने ही ना।
मैनेजर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के विचार सुने, उनका वेलकम करे, उनके आइडियाज़ को अप्लाई भी करे। तो हर काम में मैनेजर ही जो है एफिशिएंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपके एम्प्लॉयज़ से भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है, तो आप उससे भी अप्लाई आपको करना चाहिए, इनिशिएटिव वहाँ लेना चाहिए। 14th प्रिंसिपल इज स्पिरिट द ग्रुप। इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, टीम स्पिरिट में काम किया जाए, मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वापस में कोऑपरेट करें, ये ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपके वर्कर साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का 14 प्रिंसिपल था, स्पिरिट द ग्रुप। ये इनके 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फ्यूल के। तो कंक्लूजन ओवरऑल लेक्चर का ये है कि हमने दो चीज़ें स्टडी की हैं, एक एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्यूल का एडमिनिस्ट्रेटिव। टेलर जो थे एक मैकेनिक थे, 6 साल के अंदर ही ऑब्जर्व करते करते उस फैक्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए, उन्होंने मैन को एक मशीन की तरह ट्रीट किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई की। सिर्फ वो इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह में ही रूल्स अप्लाई होते थे उनके। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल थे जो यूनिवर्सल थे, कहते हैं किसी भी फील्ड में अप्लाई कर लो, आपकी सक्सेस हो जाएगी, आप उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये हेनरी फ्यूल के थे। तो नेक्स्ट जो है हम मैक्स वेबर के नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कुछ लंबा ही हो गया, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।